हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले, संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल। तो ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए जो भूगोल के सब्जेक्ट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला ये। और पेपर में आपके 100% आने वाले प्रश्नोत्तर, यानी इस वीडियो के अंदर आपको इस प्रकार से तैयार करवाऊंगा जिसको आप अच्छे से तैयार करके जाओगे, देख कर जाओगे। और इसकी पीडीएफ आप लेने के लिए जो नंबर दे रखे 8955857877, इस पर अगर आप मैसेज करते हो, या टेलीग्राम चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, अगर आप वहां पर भी मैसेज करते हो या ज्वाइन करते हो तो आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी और आपके लिए 100% लाभदायक है ये। तो आप सभी, सबसे पहले तो आप चैनल पर अगर नए, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आने से मुझे भी पता चलेगा कि कौन किस ने वीडियो देखा है और कौन कौन पीडीएफ ले रहा है। तो एक बार आप कमेंट करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं, कुछ वीडियो लगे हुए हैं और कुछ वीडियो मैं आपके लिए लगा दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण जो 100% परीक्षा में आते हैं प्रश्न, वही प्रश्न और उसके उत्तर करवाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न है, संसाधन का अर्थ प्रकृति को बताते हुए नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय संसाधनों का विस्तार पूर्वक स्पष्ट वर्णन करो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके उत्तर को हम देखते हैं। संसाधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसोर्स। संसाधन वे सभी वस्तुएं, साधन या तत्व है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होती है। जब कोई प्राकृतिक तत्व या वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाती है तो वह क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी कहने का तात्पर्य, जब कोई प्रकृति के अंदर कोई भी तत्व है या कोई भी वस्तु है, वो जब मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाती है, जैसे पेट्रोलियम है या हवा है, सौर ऊर्जा है, पैनल है, कुछ भी चीज है, वो जब उपयोगी हो जाती है, जो कार्य करने लगती है, तो वही कहलाती है संसाधन। अगर सरल शब्दों में बात करें तो संसाधन वे वस्तु हैं जो किसी कार्य में सहायक हो तथा जिसका उपयोग मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाए। फिर आती है बात संसाधनों की प्रकृति की। तो संसाधन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। वह पदार्थ या प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन, जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये होते हैं प्राकृतिक संसाधन। दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन। दोस्तों, जो मानव की क्रियाशीलता से निर्मित होते हैं, जैसे भवन, सड़क, मशीन। अब इसमें कहने का मतलब क्या है? तो एक तो प्रकृति, जैसे भगवान ने दिया हमें पेड़ पौधे, जल, मिट्टी, वायु, पवन, ये सब क्या होते हैं? ये सब प्रकृति के द्वारा होते हैं। मानव निर्मित, जैसे किसी मानव ने भवन का निर्माण कर दिया, सड़क बना दी, किसी ने बिल्डिंग बना दी, किसी ने कोई तालाब बना दिया, वे सब क्या होते हैं? मानव निर्मित संसाधन होते हैं। अब जैसे तालाब पानी पीने के लिए काम आता है, भवन रहने के लिए काम आते हैं, सड़क चलने के लिए, तो ये मानव निर्मित है, लेकिन है संसाधन ही। जैसे गाड़ी भी शामिल कर सकते हैं हम, और भी चीजें हैं। लेकिन पेट्रोलियम है, जैसे वो खनिज से प्राप्त होता है, जमीन से, और मिट्टी है, ये खनिज है, ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक के अंदर आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है, यानी उसका संरक्षण करना आवश्यक होता है, उसकी भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं है वे हमें दूर तक प्राप्त होंगे। फिर संसाधनों के प्रकार की बात करें तो प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है गैर नवीकरणीय। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम नवीकरणीय संसाधन की। परिभाषा इसकी, वह संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकते हैं या जिनकी पूर्ति समय के साथ संभव होती है। इसके दोबारा देखिए इसको, यानी वह संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, अब जैसे प्राकृतिक प्रक्रिया क्या होती है, जैसे हम बात करें तो उत्पन्न हो सकता है। जैसे कोई भी चीज है जो जैसे सड़ने गलने के बाद नई चीज बन जाती है, उत्पन्न हो जाती है, वह होती है नवीकरणीय। उदाहरण के रूप में जैसे हम जल को देखते हैं, या मान लो हम वायु को देखते हैं, सौर ऊर्जा है, पशु, वनस्पति, जल, पवन, ज्वार भाटा, विशेषताएं क्या होती है इनकी, तो हम विशेषताओं की बात करेंगे। फिर एक तो क्या होती है, ये निरंतर पुनः उत्पन्न होते रहते हैं, इनका संरक्षण करना आसान है। यदि इनका अत्यधिक दोहन न किया जाए तो ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। हमें इनका संरक्षण करना पड़ेगा, लेकिन अत्यधिक दोहन करने से ये भी क्या होता है? समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है? ये बहुत रेयर चांस के अंदर होता है। दूसरे आते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन। इसकी परिभाषा क्या है? तो विद्यार्थियों, वे संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और एक बार उपयोग करने के बाद पुनः
प्राप्त नहीं किए जा सकते और लंबे समय में बनते हैं। तो जो गैर नवीकरणीय होते हैं वो क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, यानी दोबारा एक कोई चीज है वो वापस नहीं बन सकती और उसको बनने के लिए भी कितना लगता है, बहुत अच्छा समय लगता है या बहुत ज्यादा लगता है। अब जैसे कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया या और भी जैसे कोई चीज है, ठीक है, हम क्या करते हैं अंधाधुन होकर ये कोयले का या पेट्रोलियम का इनका करते हैं अंधाधुन प्रयोग करते हैं। हम पेट्रोलियम छोटे से रास्ते में जाते हैं तो भी मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं या गाड़ी चला लेते हैं, हम क्या करते हैं उसको बचाव नहीं करते, संरक्षण नहीं करते, बल्कि हमें करना चाहिए। फिर धातुएं हो गई, जैसे परमाणु खनिज हो गया, यूरेनियम, थोरियम। अब इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता देखो, एक तो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इनके पुनर्निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब पेट्रोलियम में अगर एक बार उसका निर्माण हो गया, निर्मित हो गया, तो उसको मिटा तो हम सकते हैं, यानी बार बार उसका दोहन करेंगे, प्रयोग करेंगे तो वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके निर्माण के अंदर लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो आप विचार नहीं कर सकते कितना समय लगता है और कितना अच्छे से तैयार होता है। और अत्यधिक दोहन से क्या होता है, ये समाप्त भी हो जाते हैं। फिर इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या है, तो संसाधन मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नवीकरणीय संसाधनों का संतुलित उपयोग और गैर नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हमें इन दोनों प्रकार के संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। यह था विद्यार्थियों पहला प्रश्न। नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है ओजोन परत से संबंधित, क्या प्रश्न है, तो ओजोन परत ह्रास यानी कमी और इसके संरक्षण हेतु किए गए वैश्विक परीक्षाओं की चर्चा कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले आप लाइक करें और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मैसेज करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और कमेंट में भी लिख सकते हैं सर मुझे पीडीएफ चाहिए, या आप मैसेज कीजिए मुझे। तो ओजोन परत क्या है, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल, समताप मंडल कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित एक ओजोन O3 गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर क्या करती है वो, यानी ओजोन परत ये काम करती है जो एक तो समताप मंडल के अंदर स्थित है और सूर्य से कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है जो मनुष्य के अंदर क्या करती है, कैंसर उत्पन्न करती है। ये ध्यान रखना, मनुष्य के त्वचा के अंदर कैंसर बनाती है वो। तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आती है उसको ओजोन परत हमें क्या करती है, रोकने का कार्य करती है और किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो कुल मिला के ओजोन गैस को हम रक्षित गैस भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ओजोन परत के ह्रास के कारण, यानी ओजोन परत धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होता जा रही है, उसका क्षय होता जा रहा है, उसका नुकसान पहुंच रहा है। किस कारण से, तो ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से मानव निर्मित रसायनों, विशेषतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के कारण होता है। वे रसायन वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं जिससे ओजोन छिद्र बनता है। तो क्या होता है इससे, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एक तो एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, ये क्या होते हैं विशेष रूप से, एक तो अपने देखो एसी चलती है, घरों में एसी चलती है या बड़ी बड़े फैक्ट्रियों में एसी चलती है ना, बिल्डिंगों में, उससे एक विषैली किरणें जाती है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, वो क्या करती है वायुमंडल के अंदर जाती है और वो क्या करती है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे आप जानते होंगे, जैसे वो पत्तियों के अंदर रंग बनता है, तो ये रसायन वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परमाणुओं को तोड़ते हैं जिससे ओजोन के अंदर छिद्र बनते हैं। ऐसा नहीं खड्डा बन गया, यानी धीरे धीरे उसको छिद्र बनाती है जिससे क्या होता है, उसका क्षय होता है और जो विषैली किरणें होती है वो कम मात्रा के अंदर पृथ्वी पर आ जाती है। ओजोन परत ह्रास के प्रभाव क्या होते हैं, तो ये देखिए हमें प्रभाव भी हमें ध्यान होने चाहिए। अगर ओजोन परत नुकसान हो गया, कमी हो गई, तो उसके प्रभाव क्या देखने को मिल गए, तो सबसे पहला त्वचा कैंसर होगा, मैंने आपको बता दिया त्वचा कैंसर होगा, आंखों की बीमारियां बढ़ना, फसलों एवं जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन फैलेगा, चौथा मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर भी हमें क्या मिलेगा, खतरा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट, ओजोन संरक्षण हेतु वैश्विक परिषद क्या हुआ, तो सबसे पहले तो एक तो हुआ इसमें वीयना कन्वेंशन जो कि 1985 में, छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है, एबीसीडी वाला भी आ सकता है। वीयना कन्वेंशन कब हुआ, 1985 के अंदर हुआ, और ये किससे संबंधित है, ओजोन संरक्षण से संबंधित, ठीक है। ये ओजोन परत की रक्षा हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, इसमें अनुसंधान और डेटा साझा करने पर बल दिया गया। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है और आपके BA सेकेंड सेमेस्टर के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन संरक्षण से। कब हुआ, 1987 में। ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का समझौता था दोस्तों, क्या था, समझौता। फिर नेक्स्ट आता है इसे सफल
पर्यावरणीय समझौते में माना जाता है। भारत ने भी 1992 में इसे स्वीकार कर लिया गया। फिर तीसरा है किगाली संशोधन, जो कि 2016 का है। इसने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs पर प्रतिबंध लगाया, जो ग्रीन हाउस गैस है। इससे जलवायु परिवर्तन और ओजोन छेद दोनों पर नियंत्रण संभव हो पाया। फिर भारत द्वारा इसके अंदर क्या प्रयास किए गए? पहला, ओजोन सेल की स्थापना 1995 में की गई। दूसरा, ओजोन डैपलिंग सब स्टैंड्स यानी रेगुलिंग एंड कंट्रोल रूल्स 2020 बनाया। और तीसरा, जन जागरूकता अभियान, जो कि ओजोन परत दिवस 16 सितंबर के माध्यम से लागू किया गया। फिर इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो हर प्रश्न का आपको निष्कर्ष भी दिया जा रहा है, आपको क्या समझा। आपको अगर प्रश्न आए, छोटा वाला है, कोई भी बड़ा वाला क्वेश्चन आए, तो आपको उसके अंदर क्या लिख कर आना है, क्या आपके अंदर समझने की सेंसिबिलिटी है। अगर आप अच्छे से इसको पीडीएफ भी लेते हैं और आप पीडीएफ को भी 1-2 बार रीडिंग करके अच्छे से तैयार कर लेते हैं और आप इसको वीडियो को भी ध्यान से सुन लेते हैं, तो आपके मेरे हिसाब से भूगोल के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर बनेंगे। जिसने भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मेरे वीडियो देखे और जिसने भी पीडीएफ लेकर पढ़ी थी, वो एक भी फेल नहीं है और उसके भी बेक नहीं है। तो आप भी ले सकते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि 80-90% आपके यहां से कवर हो जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है आपके लिए, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्या है, इसके उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न तीसरा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्या है, इसके उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की परिभाषा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट NRM वे प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जल, भूमि, वायु, खनिज, वन, जैव विविधता जैसे संसाधनों का संरक्षण, उपयोग, पुनः उपयोग और सतत विकास की दृष्टि से प्रबंधन किया जाता है। इसका उद्देश्य वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य। तो पहला है सतत विकास, यानी उद्देश्य के अंदर बात करें तो पहला क्या आता है? सतत विकास, संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे पर्यावरण को क्षति न हो और भविष्य की पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सके। दूसरा क्या है? संसाधनों का संरक्षण, तो सीमित प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना और उनके पुनः निर्माण की दिशा में कार्य करना। फिर तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन असंतुलन को रोकना। इसका मतलब क्या है? कि अनियंत्रित दोहन से उत्पन्न पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकना, यह सबसे इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। विद्यार्थियों, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा कैसे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना, कृषि, वानिकी आदि के माध्यम से आजीविका यानी जो व्यक्ति अपना कार्य को चला रहा है, अपने परिवार को पालन पोषण कर रहा है, उसके साधनों का सर्जन करना, यह आता है इसके अंतर्गत। ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है विद्यार्थियों, जन सहभागिता को प्रोत्साहन देना। तो स्थानीय समुदायों की भागीदारी से संसाधनों के बेहतर संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देना, यह सबसे इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट की पीडीएफ या वीडियो अपलोड करवानी है, आप चाहते हो कि सर आप इसका वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट के अंदर बताइए। लेकिन आप क्या करते हैं? सभी कंजूसी करते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं देते और आप कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते और आप जुड़ भी जाते हो, वीडियो देख लेते हो, आपसे कई लिंक आ जाती है, लेकिन आप क्या करते हो? बोलते हो सर को सब्सक्राइब क्या करना, या लाइक और कमेंट से, मेरे एक लाइक और कमेंट से क्या मिलेगा? कुछ नहीं होता है। लेकिन आप अगर देते हो तो हमें प्रेरणा मिलती है और हम नेक्स्ट वीडियो अच्छे से अच्छे तैयार करके आपके लिए कंटेंट बनाकर मेहनत से तैयार करते हैं। तो आप अगर इतना रिस्पॉन्स नहीं दे सकते तो हमें भी बनाने में थोड़े बहुत क्या आता है? दिक्कत आती है। फिर नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, प्राकृतिक संसाधन का महत्व क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। जैसे पेड़ पौधे, जल, मिट्टी के संरक्षण से पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन से निपटना, यानी प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटता है, जिससे जलवायु परिवर्तन की गति धीमी होती है। तीसरा पॉइंट है जैव विविधता का संरक्षण। तो दोस्तों, वनों और अन्य आवासों के संरक्षण से वन्य जीवों एवं पौधों की विविधता बनी रहती है। चौथा पॉइंट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन आदि क्षेत्रों में संसाधनों के उचित प्रबंधन से स्थानीय व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। 5 नंबर पॉइंट है खाद्य और जल सुरक्षा। खाद्य और जल सुरक्षा, उचित जल प्रबंधन, मिट्टी संरक्षण एवं कृषि सुधार से खाद्य उत्पादन बढ़ता है और जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या है? 6 नंबर आता है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। कैसे होती है? तो वनों का संरक्षण और भूमि प्रबंधन से बाढ़, सूखा, भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फिर इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष यही है, कंक्लूजन,
यानी हर प्रश्न का निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूं। तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आज की आवश्यकता है, क्योंकि ये न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति करता है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों की उपलब्धता और सुनिश्चित करता है। उपजन भागीदारी, वैज्ञानिक तकनीकों और नीति निर्माण की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मृदा संसाधन क्या है, मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण के तरीके को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो विद्यार्थियों, मृदा संसाधन, मृदा सॉइल मिट्टी को वे कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह की वे पतली परत जो खनिजों, जैविक पदार्थों, जल, वायु और जीवों के मिश्रण से बनी होती है। दोबारा देखिए, मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह की वे पतली परत है जो खनिजों, जैविक पदार्थों, जल, वायु और जीवों के मिश्रण से बनी होती है। और ये परत जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर पौधे उगाए जाते हैं जो हमें भोजन, ऑक्सीजन और अनेक कच्चे पदार्थ प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है? मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जो लाखों वर्षों में चट्टानों के टूटने, जलवायु के प्रभाव और जैविक प्रक्रियाओं के कारण बनती है। यह सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, इसलिए इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मृदा संसाधनों का महत्व क्या है? तो कृषि उत्पादन में उपयोगी, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के लिए आधार, तीसरा जल संरक्षण में सहायक और निर्माण कार्यों में उपयोगी होती है। फिर अगला पॉइंट क्या बनता है कि मृदा अपरदन क्या है? छोटे वाला क्वेश्चन आ सकता है, लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैं बड़े बड़े क्वेश्चन सारे करवाता हूं, जिससे सारा सिलेबस आपका कवर हो जाता है और आपके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं कर पाओ। तो आपके एक प्रकार से रिवीजन प्लस आप अच्छे से पेपर को मेंटेन कर सकते हो। मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन वे प्रक्रिया जिसमें हवा, पानी या अन्य प्राकृतिक, तो मृदा अपरदन प्रमुख रूप से 3 प्रकार से होता है: हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या अन्य कोई प्राकृतिक मानव जन्मित कोई भी कारणों से मिट्टी की उपजाऊ परत हट जाना और या बह जाना। जैसे हम देखते हैं बरसात आती है तो खेत के पास क्या होती है? पहाड़ होती है, वहां से पानी बहता है तो वहां से खड्डा हो जाता है या मतलब रेत साफ हो जाती है। और ये गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो कृषि भूमि को बंजर बना सकती है और जैव विविधता को भी प्रभावित करती है। तो याद करना, मृदा अपरदन क्या है? जैसे हवा परिवर्तन कैसे हम रेगिस्तानों में, मरुस्थलों में देखते हैं तो रेत क्या करती है? अपने साथ बहाव क्षेत्र को ले जाती है। फिर अगला पॉइंट है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। पहला है वनों की कटाई। अगर वनों की कटाई ज्यादा होगी तो मृदा अपरदन भी बढ़ेगा। तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है और जब जंगल काट दिए जाते हैं तो मिट्टी भी क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है और वे बह जाती है। फिर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है अत्यधिक चराई। कैसे? तो पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि की घास नष्ट हो जाती है और मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है असंवेदनशील खेती की विधियां, जैसे ढलान पर बिना सीढ़ियों की खेती करना, या आजकल अनेक प्रकार से क्या करते हैं हम, ये जो दवाइयां आती है, छिड़काव तंत्र करते हैं, इससे भी क्या होता है? मृदा के अंदर ज्यादा नुकसान होता है। तो असंवेदनशील खेती की विधियां। चौथा पॉइंट है तेज वर्षा और बाढ़। बारिश के साथ बहता जल उपजाऊ भूमि को बहा ले जाता है। 5 नंबर है तेज हवाएं। रेगिस्तानी और शुष्क क्षेत्रों में हवाएं भी मृदा को उड़ा ले जाती है। 6 नंबर पॉइंट क्या है? निर्माण और शहरीकरण। तो निर्माण कार्यों से भूमि की प्राकृतिक संरचना बिगड़ जाती है। निर्माण कार्यों से क्या होती है? संरचना भी बिगड़ जाती है। अगला पॉइंट आता है आपके लिए मृदा संरक्षण के उपाय क्या कर सकते हैं हम। अगर आपको पूछ ले कि मृदा संरक्षण हमें कैसे उपाय करेंगे, तो सॉइल कन्वेक्शन मेथड क्या विधियां हैं इसकी, तो मृदा संरक्षण के अनेक उपाय हैं जिनसे हम मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं और अपरदन को रोक सकते हैं। तो इसके प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है पुनः वनीकरण। क्या कर सकते हैं? पुनः वनीकरण। जिन क्षेत्रों में जंगल काट दिए गए वहां दोबारा पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ मृदा को मजबूती देते हैं और वर्षा जल को रोकते हैं। क्या पॉइंट है दोस्तों? पेड़ तो लगाना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं? मृदा यानी मिट्टी को मजबूती देते हैं और वर्षा जल को क्या करती है? रोकते हैं। दूसरा पॉइंट है कंटूर खेती। कौन सी होती है कंटूर खेती? पर्वतीय या ढलवा क्षेत्रों में समोच्च रेखाओं के समानांतर खेतों की जुताई की जाती है, जिससे पानी का बहाव कम होता है और मिट्टी का कटाव नहीं होता है। ये पॉइंट आपको लिख कर आने। अगर आप अच्छे से पॉइंट मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर समझ लेते हो, याद कर लेते हो पीडीएफ से या वीडियो से, तो आपके कोई भी डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से उसको लिख कर आ सकते हो। तीसरा पॉइंट है सीढ़ीदार खेती। अगर हमें क्या करना है? मृदा अपरदन को रोकना है, विधि बनानी है, तो सीढ़ीदार खेती करनी होगी, कंटूर खेती करनी होगी और हमें पुनः वनीकरण यानी दोबारा वन लगाने होंगे। अगला पॉइंट है पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीदार बनाकर खेती करना मृदा अपरदन को रोकने का एक उपाय कारगर साबित होता है। अगला चौथा पॉइंट क्या है? फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन लगाना होगा। कैसे?
तो एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलें बारी बारी से उगाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। जैसे आप गेहूं बो सकते हो, कभी बाजरा, कभी आप कुछ गंवार या कोई भी चीज आप अलग अलग तरीके से बोगे तो क्या होगा, इससे भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, न कि घटेगी। 5 नंबर पॉइंट है घास की पट्टियां, स्ट्रिप क्रॉपिंग। लंबे खेतों को 2 फसलों में बांटकर खेती करना, एक में घास या दूसरे में पौधे और दूसरे में मुख्य फसल उगाई जाती है, जिससे पानी और हवा से मिट्टी का बहाव रोका जा सकता है। अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? आप साथ साथ कमेंट करते रहिए, और आप, मैं बोल रहा हूं ना, वीडियो को अगर लाइक करोगे ना आप क्लास को, और आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करोगे ना, तो एक अच्छी क्रांति आएगी और आपके लिए नेक्स्ट सत्र में, चाहे सेमेस्टर 3 है या आगे के जो वीडियो आपके लिए मिलेंगे। वरना अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दोगे, आप लाइक और चैनल सब्सक्राइब और कमेंट के अंदर कंजूसी करोगे, तो आपको वीडियो भी कम मिलेंगे और हो सकता है आपको पीडीएफ भी नहीं मिले। इसके लिए बोलता हूं मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए। 6 नंबर पॉइंट क्या है? झाड़ियों व बाड़ लगाना। कैसे? तो खेतों के किनारे झाड़ियां और पेड़ों की बाड़ लगाना मिट्टी की मजबूती देता है। अगर हम, आजकल क्या हो गया, आजकल बाड़ करना बंद कर दिया, झाड़ियां नहीं लगाते, उससे क्या होते हैं, मिट्टी की मजबूती बढ़ती है। और आज के समय में क्या हो गया है, तकनीकी क्षेत्र में आज सीधा लगा देते हम तारबंदी, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। 7 नंबर पॉइंट है बांधों और जलाशयों का निर्माण करना। जल को रोकने के लिए बांध और जलाशय बनाना भी मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय है। तो इसका निष्कर्ष भी हम देख लेते हैं। तो निष्कर्ष है इसका, मृदा हमारे जीवन का आधार है। यदि मृदा का क्षरण अप्रदन होता रहा तो भविष्य में भोजन की कमी होगी, कृषि संकट गहरा हो सकता है। इसलिए मृदा का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए हमें वैज्ञानिक और पारंपरिक दोनों उपायों को अपनाना चाहिए। साथ ही लोगों को जागरूक करना भी हमारा अधिकार है, कर्तव्य है, और हमें जरूरी भी हमें मानना चाहिए। विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जल संसाधन की समस्या और संसाधन के उपायों का वर्णन करो। ये आपके लिए अच्छा प्रश्न है। लेकिन अब आपने, मुझे पता है, वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए और नेक्स्ट पीडीएफ आपको मिल गई क्या। तो जल संसाधन की समस्या और समाधान के उपाय विस्तार से हम देखेंगे। जल संसाधन की समस्या। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में जल संकट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है असम वितरित वर्षा, असमान वितरित वर्षा। भारत में वर्षा का वितरण असमान है, असम नहीं है, असमान होगा। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं बिल्कुल भी कम। अब जैसे हम देखते हैं राजस्थान के अंदर बात करें तो झालावाड़, बांसवाड़ा, इधर क्या होती है, बहुत अच्छी वर्षा होती है, बहुत ही ज्यादा मतलब लेवल पर वर्षा होती है। लेकिन अगर बात करें बीकानेर या गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में, तो यहाँ औसत से बहुत कम वर्षा होती है। मात्र 10 से 20 मिलीमीटर या सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। तो आप देखते हैं अलग अलग असमान वितरण है। जैसे चेरापूंजी में वहां ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है राजस्थान में। तो दूसरा पॉइंट है जल का अपव्यय। घरेलू, कृषि, औद्योगिक कार्यों में जल का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग। हम क्या करते हैं, जल का बिना सोचे समझे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे जल वेस्ट जाता है और उसका क्या होता है, अत्यधिक दोहन होता है। तीसरा, भूजल का अत्यधिक दोहन होता है। चौथा, नदी तालाबों का प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू गंदगी और रासायनिक उर्वरकों से जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। 5 नंबर, वनों की कटाई। तो वनों की कमी से वर्षा कम होती है और जल संचयन में कठिनाई आती है। 6 नंबर पॉइंट क्या है? 6 नंबर है जनसंख्या वृद्धि। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग भी बढ़ रही है। और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जल संकट के दुष्परिणाम क्या है। अगर जल संकट आ गया तो इसके दुष्परिणाम हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे बड़ा, तो आप सब लिख सकते हो, पीने के पानी में कमी होगी, सिंचाई में बाधा आएगी, फसलों की पैदावार में गिरावट। अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो आप फसल कैसे बोओगे? अगर आपने फसल बो दी तो आप पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे होगी? स्वास्थ्य समस्याएं, पानी जनित रोगों का फैलाव होगा, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें आप अपने हिसाब से बहुत पॉइंट लिख सकते हैं। फिर 3 नंबर महत्वपूर्ण आता है समाधान के उपाय। अगर जल संसाधन हो गया, संकट आ गया है, तो इसका समाधान भी हमें करना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है वर्षा जल संचयन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल को इकट्ठा करके भूमिगत जल को पुनर्वितरित करना, ये इसका कारण है। दूसरा पॉइंट है जल संरक्षण की तकनीक अपनाना, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि तकनीकों का उपयोग कर जल बचाना या बनाना। तीसरा पॉइंट है बर्बादी रोकना। बर्बादी कैसे? नल, पाइप, जल, अन्य स्रोतों से रिसाव को रोकना। चौथा, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करना, रिसाइकलिंग। घरेलू व औद्योगिक जल को साफ करके दोबारा उपयोग लेना। जैसे आप देखते हो कि फसलों के अंदर या आपके अगर कोई चीज बोई हुई है या मान लो आप साफ करने के अंदर काम लेते हो, तो आप थोड़ा थोड़ा
अशुद्ध जल है तो उसको भी हम काम ले सकते हैं, न कि हम क्या करते हैं थोड़ा सा खराब होने के बाद उसको वेस्ट डोल देते हैं, मतलब या खाली कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। थोड़ा बहुत मारवाड़ी बोलता हूं तो आप समझ लेना अच्छे से। फिर 5 नंबर पॉइंट है वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण, जलवायु संतुलन बनाए रखने और वर्षा बढ़ाने के लिए जरूरी है। 6 नंबर पॉइंट क्या है, सार्वजनिक जागरूकता, लोगों को जल बचाने के लिए शिक्षित करना। अगर हमें कुछ लोग शिक्षित होंगे तो कुछ न कुछ, अगर बात करें तो 30-40% में अगर लोग शिक्षित होकर ये सोचते हैं कि जल को बचाना फायदेमंद होता है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, हमें शिक्षित बनाकर उनको अभियान चलाना होगा। शिक्षा के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से आप एक अभियान चला सकते हो कि जल बचाओ जल बचाओ। आप इस प्रकार से नारे देकर या आप तख्तियां कुछ भी लगाकर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको लिख कर आना है। 7 नंबर पॉइंट क्या है, सरकारी योजना और नीतियां। तो जल जीवन मिशन है, अटल भूजल योजना जैसी सरकारी योजना को प्रभावी क्रियान्वयन करना। निष्कर्ष, जल संसाधन हमारे जीवन का आधार है। यदि जल संकट को समय रहते नहीं रोका गया तो भविष्य में इसकी गंभीर समस्या हमें देखने को मिलेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जलवायु परिवर्तन आज की सबसे गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं में से एक मानी जाती है। इसके समाधान के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए, जिनमें क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन दोनों संधियों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर विद्यार्थियों, अगला पॉइंट आता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो परिचय, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव या खाली स्थान वाला। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया? 16 फरवरी 2005 को। और ये कहां से, क्योटो शहर कहां पर है? जापान में, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूनिफेस के अंतर्गत बना माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक देशों को वर्ष 2008 से 2012 के बीच अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से औसतन 5.2% तक कम करना माना गया था। फिर इसकी विशेषताओं की बात करें तो केवल विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान पर अनिवार्य उत्सर्जन कटौती का भार था। विकासशील देशों जैसे भारत, चीन पर कोई बाध्यकारी कटौती नहीं थी। इसमें कार्बन क्रेडिट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और सीडीएम और एमिशन ट्रेडिंग जैसे तंत्र शामिल थे। इसकी सीमाएं क्या थी? तो अमेरिका जैसे बड़े उत्सर्जक देश में इसे अनुमोदित नहीं किया। वैश्विक उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि हो रही थी, लेकिन यह प्रोटोकॉल उस पर अंकुश लगाने में असफल रहा। दूसरा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण, पेरिस समझौता। क्या है पेरिस समझौता? पेरिस एग्रीमेंट। ये समझौता दिसंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित कोप यानी COP11 यानी 21 तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस में पारित हुआ। ये 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। थोड़े वर्ड अगर गलती से हो जाते हैं तो आपके लिए लगातार बोल रहा हूं तो आप थोड़ा समझ लेना, गलती हो जाती है तो आप इसको सुधार करें। तो 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ पेरिस समझौता, लेकिन आप सपोर्ट बनाए रखें। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप देखते रहें, आपको देखना है क्योंकि आपके लिए फायदेमंद है ये, लेकिन साथ साथ आप अपने दोस्तों को जोड़ेंगे। जैसे हर विद्यार्थी के क्या होते हैं, 5-7 मित्र होते हैं या कॉलेजों का ग्रुप होता है, तो आप उसके अंदर वीडियो को शेयर करें। आप लाइक और कमेंट करने को बोले, आप भी करें खुद, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपका ही फायदा है। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे उससे, और भी कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां से भी आपको वीडियो प्राप्त होंगे। और जैसे नेक्स्ट आपके लिए कोई भी PDF है, सूचना है, तो आपके लिए चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मुख्य उद्देश्य क्या है इसके? तो मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और यथासंभव 1.5 डिग्री से कम सीमित रखना। फिर इसकी मुख्य विशेषताएं, सभी देशों, विकसित और विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई करने का दायित्व प्राप्त होना। प्रत्येक देश को नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDCS तैयार करने को कहा गया, जो स्वैच्छिक रूप से तय की जाती है। पारदर्शिता, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण पर विशेष जोर देना इसका कार्य था। फिर इसमें भारत की भूमिका, भारत ने अपने NDCS में गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने, वन आवरण को बढ़ावा देने और उत्सर्जन तीव्रता को घटाने के लक्ष्य रखे हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता दोनों ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। क्योटो प्रोटोकॉल ने जलवायु कार्रवाई की नींव रखी, जबकि पेरिस समझौते ने सभी देशों को एक साझा मंच पर लाकर अधिक समावेशी और व्यवहारिक ढांचा प्रदान किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 7 नंबर, वन संसाधनों का वैश्विक
वितरण और उसके आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व पर चर्चा कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन संसाधन पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वन न केवल मनुष्य के लिए लकड़ी, औषधियां, खाद्य पदार्थ आदि प्रदान करते हैं, बल्कि पर्यावरण को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व भर में वनों का वितरण असमान है और ये वितरण जलवायु, स्थलाकृति एवं मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करता है। वन संसाधनों का वैश्विक वितरण तो क्या है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। वन संसाधनों का वैश्विक स्तर पर वितरण निम्नलिखित प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहले पॉइंट है इसके अंदर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थान, अमेजन बेसिन, दक्षिण अमेरिका, कांगो बेसिन, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। विशेषताएं तो जैव विविधता में दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, यहाँ वर्ष भर हरियाली बनी रहती है। दूसरा पॉइंट है समशीतोष्ण वन। तो कौन से होते हैं वो? तो स्थान उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में। विशेषताएं ये वन ऋतुओं के अनुसार रंग और पत्तियां बदलते रहते हैं। फिर तीसरा आता है बोरियल या टाइगा वन। बोरियल या टाइगा वन स्थान कनाडा, रूस, स्कैंडिनेवियन देश। विशेषता शंकुधारी वृक्षों जैसे पाइन, स्प्रूस से भरपूर ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? भूमध्य सागरीय वन। तो भूमध्य सागर क्षेत्र, कैलिफोर्निया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। विशेष सूखे सहने वाले पौधे, गर्मी में सूखे और सर्दी में वर्षा वाले पौधे माने जाते हैं। वन संसाधनों का आर्थिक महत्व क्या है? इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। तो पहला है लकड़ी और ईंधन, यानी वन संसाधनों का आर्थिक महत्व का मतलब क्या प्राप्त होता है इससे? इनकम। एक तो लकड़ी प्राप्त होती है और ईंधन प्राप्त होता है। वनों से लकड़ी प्राप्त होती है जो भवन निर्माण, कागज उद्योग, फर्नीचर निर्माण और जलावन के रूप में प्राप्त, जलायन के यानी जलाने के लिए प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है वन आधारित उद्योगों की सहायता, यानी जो उद्योग वनों के आधार पर या वनों की सहायता से चलते हैं। तो जैसे रेशम हो गया, रबड़, गोंद, लाख, औषधीय पौधे, कागज आदि उद्योग वनों पर आधारित होते हैं। अगर वनों को हम कटाई नहीं करेंगे या वनों को हम ध्यान से रखरखाव नहीं करेंगे तो ये सब उद्योग बंद हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है वन पर्यटन, फॉरेस्ट टूरिज्म, इको टूरिज्म। प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों के कारण कई क्षेत्रों में पर्यटन का विकास होता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। चौथा पॉइंट है औषधियों का स्रोत। वनों में पाए जाने वाले अनेक पौधे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और आयुर्वेद में उपयोग होते हैं। 5 नंबर पॉइंट है आदिवासी जीवन का आधार। कई जनजातियों में निवास करती है, उनकी आजीविका पूरी तरह से वनों पर निर्भर करती है। वन संसाधनों का पर्यावरणीय महत्व क्या है? यानी इन्वायरमेंटल इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। पहला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, यानी जो वन होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सही बात आपने कक्षा 6 के साइंस किताब में भी पढ़ी होगी, सीखी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, वन वातावरण से CO2 अवशोषित कर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में सहायक होते हैं। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये ध्यान रखना बात आप। दूसरा पॉइंट है जैव विविधता का संरक्षण। तो वन अनेक प्रजातियों के जीव जंतुओं, वनस्पतियों का घर होते हैं, वे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। तीसरा पॉइंट वन संरक्षण, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मृदा संरक्षण कैसे? तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है ना, मिट्टी को बांधे रखती है और इससे क्या होता है? मृदा अपरदन, यानी जो मृदा का बहाव है वो नहीं होता है। फिर चौथा पॉइंट है जल चक्र को संतुलित करना। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं और जल स्रोतों को पुनर्भरण में मदद करते हैं। 5 नंबर पॉइंट प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। वन बाढ़, भूस्खलन, आंधी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता को कम करने से सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। फिर निष्कर्ष आप देख लेना, पढ़ लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की। खनिज संसाधनों के प्रकार एवं लो और बॉक्साइट के वितरण पर प्रकाश डाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खनिज संसाधनों का परिचय हम बात करेंगे। सबसे पहले खनिज संसाधन वे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो पृथ्वी की सतह अथवा गर्भ में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक, आर्थिक और तकनीकी विकास में किया जाता है। ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और पुनः उत्पन्न नहीं किए जा सकते। दूसरा पॉइंट है खनिज संसाधनों के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार इसके? खनिजों को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला धातुई खनिज और मेटलिक मिनरल्स। तो वे खनिज वे होते हैं जिनमें धातु प्राप्त होती है। इन्हें 2 उपश्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है काली धातुएं। पहला क्या होता है? काली धातुएं जैसे लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि। और रंगीन धातुएं जैसे तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, सीसा, जस्ता, ये सब क्या होते हैं? रंगीन के अंदर आती है। दूसरा पॉइंट आता है अधातुई खनिज। तो अधातुई खनिज के अंदर इससे धातु प्राप्त नहीं होती, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, नमक, फॉस्फेट, जिप्सम, ये क्या होती है? अधातु होती है। आपने सारणी, आवर्त सारणी कक्षा 10 की किताब में
पढ़ी होगी, याद की होगी, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत देख लेना इसे। फिर तीसरा पॉइंट है लोहा का वितरण। तो भारत में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य, भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार है और ये खनिज देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। फिर अगर बात करें राज्य या क्षेत्र के, तो राज्य एक तरफ दे रखा राज्य और दूसरी तरफ प्रमुख क्षेत्र। तो झारखंड में सिंहभूम चाईबासा, दूसरा है ओडिशा, ओडिशा का क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज प्रमुख लौह के क्षेत्र है। तीसरा छत्तीसगढ़ का दलील राजपुरा, बस्तर, बालोद, कर्नाटक का बेलारी, चित्रदुर्ग और चिकमगलूर, और गोवा के बोकरीम और सांकेलियम। फिर बात करें भारत के कुल लौह अयस्क उत्पादन में ओडिशा का सबसे बड़ा योगदान है, लगभग 50% से अधिक इसका योगदान माना जाता है। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क का उपयोग इस्पात निर्माण, मशीनरी, रेलवे ट्रैक, वाहन निर्माण आदि के अंदर किया जाता है। फिर चौथा पॉइंट क्या है विद्यार्थियों, चौथा पॉइंट है बॉक्साइट का वितरण। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम निर्माण का प्रमुख अयस्क है। भारत में प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य, तो एक तरफ राज्य दे रखे और एक तरफ प्रमुख क्षेत्र दे रखा है ओडिशा। तो ओडिशा के अंदर बॉक्साइट कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़। झारखंड में लोहरदगा, गुमला। छत्तीसगढ़ के अंदर कांकेर, बस्तर। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नागिरी, और गुजरात में जामनगर और भावनगर। गुजरात के अंदर दो क्षेत्र हैं, जामनगर और भावनगर। ओडिशा भारत में बॉक्साइट उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पर है। किस स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर। जबकि एल्यूमिनियम हल्की धातु है जिसका उपयोग विमान निर्माण और बिजली के तार डिब्बा निर्माण के अंदर किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटा वाला क्वेश्चन। यानी एक तो ओडिशा भारत में पहले स्थान पर है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, और एल्यूमिनियम हल्की धातु है, ये भी छोटा वाला क्वेश्चन तैयार हो गया, जिसका उपयोग विमान निर्माण के अंदर बिजली की तार के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 9, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की संभावनाएं क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा इसके अंदर सम्मिलित होती है। और वर्तमान समय में इन ऊर्जा स्रोतों की उपयोगिता और संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की संभावना क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है अक्षय एवं सतत स्रोत। अक्षय एवं सतत स्रोत, ये ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होते। जैसे सूर्य की ऊर्जा है, हवा है, ये कभी समाप्त थोड़ी हो सकते हैं। हवा अखंड है, या सूर्य है वो क्या हो गया है? अनंत है वो, और ये भविष्य में स्थायी समाधान प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण के लिए सुरक्षित, ये पर्यावरण को कभी नुकसान नहीं पहुंचता है और ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता, जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद प्राप्त करता है। तीसरा पॉइंट क्या है? ग्रामीण विकास के अंदर सहायक, सौर ऊर्जा, बायोगैस, लघु जल विद्युत परियोजना को गांवों में आसानी से स्थापित किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव होता है। चौथा पॉइंट क्या है? रोजगार के अवसर, इन परियोजनाओं में निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। 5 नंबर पॉइंट है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। गैर पारंपरिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाने में आयात पर निर्भरता बढ़ती है और देश का आत्मनिर्भर बढ़ता है। 6वां पॉइंट है तकनीकी प्रगति की संभावना, और 7 नंबर पॉइंट है लंबी अवधि में कम लागत होना। 8 नंबर पॉइंट है सरकार की योजनाओं का समर्थन करना, यानी भारत सरकार राष्ट्रीय और सौर मिशन, ऊर्जा सुरक्षा नीति जैसी कई योजनाओं के माध्यम से गैर पारंपरिक ऊर्जा को प्रोत्साहन दे रही है। इसका निष्कर्ष क्या है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की संभावनाएं भारत जैसे विकासशील देश के लिए अत्यंत व्यापक है। ये न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान एवं भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का दोहन अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न संख्या 10, मानव परिस्थिति के सिद्धांतों तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव परिस्थिति एक अंतर्विषयक अध्ययन क्षेत्र है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये जैविक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटकों के आपसी संबंधों की विवेचना करता है। मानव पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि किस प्रकार मानव समाज प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है और इससे प्रभावित होता है। फिर मानव पारिस्थितिकी के प्रमुख सिद्धांत क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। तो पहला पॉइंट है परस्पर निर्भरता। तो मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, किसी एक में परिवर्तन होने पर दूसरा भी प्रभावित होता है। जैसे वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर असर इसका देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अनुकूलन। तो मनुष्य वातावरण के अनुसार
अपने व्यवहार, संस्कृति और प्रौद्योगिकी में बदलाव करता है। यह अनुकूलन जीवित रहने और विकास करने के लिए आवश्यक माना जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। मानव समाज ऊर्जा के स्रोतों सौर, जल, कोयला आदि का उपयोग करता है। पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह का संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र इस तरह रह सके। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों, पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन आवश्यक है। मानव क्रियाएं जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई आदि इस संतुलन को बिगाड़ती है। चौथा 5 नंबर पॉइंट क्या है? पुनरुत्पादनशीलता, पुनरुत्पादनशीलता। अगर इसकी बात करें, संसाधनों का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सके। अतः सतत विकास मानव पारिस्थितिकी का मूल सिद्धांत माना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मानव पारिस्थितिकी के कार्य। तो मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन होना, ये अध्ययन करता है कि किस प्रकार मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण कैसे मानव जीवन को दिशा देता है। दूसरा पॉइंट है समस्याओं की पहचान। मानव परिस्थितिकी असंतुलन, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, भूमि क्षरण जैसी समस्याओं का पहचान करती है, नीतियां एवं योजनाओं का मार्गदर्शन करती है और ये पर्यावरणीय संरक्षण व प्रबंधन से परिसंबंधित सहकारी योजनाओं के नीतियां निर्माण में सहायता प्रदान करती है। चौथा पॉइंट क्या है? स्थायी विकास को बढ़ावा देना। तो कैसे? पारिस्थितिकी ज्ञान द्वारा ये सतत विकास की ओर मार्ग प्रशस्त करती है कि जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा साथ साथ संभव हो सके। 5 नंबर पॉइंट है जागरूकता व शिक्षा। तो ये लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाती है और ये पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा भी देती है। निष्कर्ष क्या है इसका? तो मानव पारिस्थितिकी पर्यावरण और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह न केवल पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में सहायता करता है बल्कि उनके समाधान भी सुझाता है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जैव विविधता की क्षति जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ये था अपना 10 नंबर क्वेश्चन। फिर बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप ध्यान से अगर वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट कर रहे हैं। आप बोल रहे होंगे सर बार बार बोल रहे हैं लाइक और कमेंट का, लेकिन आप करते नहीं हो। आपके एक कमेंट से हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। और आप वीडियो के अंदर ये बता सकते हैं वीडियो कैसा है और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए या आपके लिए कौन सी क्लास लगाएं, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो आपके कमेंट चल रहा होगा, ये पिन किया हुआ, तो वहां से आपको टेलीग्राम चैनल है, नंबर भी दिए हुए पीडीएफ के अंदर दिए हुए, तो आप वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आप ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए। फिर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है, उदाहरण से समझाएंगे, क्योंकि टॉपिक के अंदर जो आपके लिए प्रश्न आएंगे ना परीक्षा में, वही प्रश्न आपके लिए करवा रहा हूं और आपको गारंटी के साथ बोलता हूं यही प्रश्न आपके आएंगे। खाद्य श्रृंखला एक रैखिक प्रक्रम है जिसमें जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव तक क्रमबद्ध रूप से होता है। इसमें हर जीव एक विशेष स्थान होता है, जैसे उत्पादक, पहला होता है उत्पादक प्रोडक्टर्स, दूसरा उपभोक्ता कंज्यूमर्स, तीसरा अपघटक। और उदाहरण देखें तो घास, बकरी, बाघ। घास, बकरी, बाघ, यहाँ घास क्या है? उत्पादक है। और बकरी क्या है? प्रथम उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर है। और बाघ क्या है? द्वितीय उपभोक्ता। यानी कहने का मतलब है कि घास कौन खाती है? बकरी, जबकि बकरी को कौन खाता है? बाघ खाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बात करें खाद्य जाल की, फूड वेब, खाद्य जाल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा हुआ जटिल मंत्र होता है, जिसमें एक जीव अन्य कई जीवों से भोजन प्राप्त कर सकता है या कई जीवों का भोजन बन सकता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक यथार्थ रूप से दर्शाता है। उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे घास, टिड्डा, मेंढक, सांप। यानी घास कौन खाता है? टिड्डा खाता है। जबकि टिड्डा को कौन खाता है? मेंढक खाता है। और मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। नीचे दे रखा है घास, चूहा, सांप। यानी घास को खाता है चूहा, जबकि चूहे को कौन खाता है? सांप खाता है। यानी सबसे शक्तिशाली कौन हो गया? सांप हो गया। फिर घास को खरगोश खाता है और खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी खाता है। इन सभी श्रृंखलाओं को मिलाकर जो जाल बनता है वही खाद्य जाल कहलाता है। आप इस उदाहरण के माध्यम से इसे बनाकर आओगे, डायग्राम, कोई भी सारणी चार्ट, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए? आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर निष्कर्ष आप पढ़ लेना। बाकी नेक्स्ट जो 12 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक एवं क्षेत्रीय पारिस्थितिकी परिवर्तनों के प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारिस्थितिकी परिवर्तन वे प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा
प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्न कारणों से परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन वैश्विक स्तर जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि और क्षेत्रीय स्तर जैसे वनों की कटाई, जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता में कमी हम देख सकते हैं। मुख्य प्रभाव क्या है? तो पहला है जलवायु असंतुलन। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण मौसम की चरम घटनाएं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट है जैव विविधता में ह्रास यानी कमी। पर्यावरणीय परिवर्तनों से जैसे अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही है और ये संकटग्रस्त हो रही है। तीसरा पॉइंट क्या है? खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव यानी कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। चौथा पॉइंट क्या है? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से अनेक नई बीमारियां फैल रही है जैसे डेंगू, मलेरिया, श्वसन संबंधी रोग आदि हमें देखने को मिलते हैं। पांचवा पॉइंट है समुद्री परिस्थिति पर प्रभाव। समुद्र के तापमान और अम्लता में वृद्धि से प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही है जिससे समुद्री जीवन खतरे में मिलता है हमें। फिर अगला जो पॉइंट है 6 नंबर, परिस्थिति असंतुलन यानी क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं जैसे बांध खनन से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता जा रहा है। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरणीय क्षरण और प्रदूषण के प्रकार और उनके कारणों को विस्तार पूर्वक समझाइए। पर्यावरणीय क्षरण क्या अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, मृदा, वन, जैव विविधता आदि की गुणवत्ता और मात्रा में हानि होना, गिरावट होना, ये क्षरण मानवीय गतिविधियां तथा प्राकृतिक कारणों से होता है जिससे परिस्थिति संतुलन बिगड़ता है। यानी अगर अपनी भाषा में देखें तो जो क्या होता है प्राकृतिक रूप से हो जाए या मानव रूप से कोई भी जैव विविधता है, वन है, वायु, मृदा, जल, कोई भी चीज़ है, अगर उसका हानि होती है, गिरावट होती है तो उसके अंदर क्या होता है कुछ कारण हो सकते हैं जैसे मानव भी हो सकते हैं या प्रकृति भी होती है। उसी को क्या बोलते हैं? परिस्थिति संतुलन बिगड़ना कहते हैं। और प्रदूषण क्या है? पॉल्यूशन। प्रदूषण का अर्थ है कि वायु, जल, मृदा या ध्वनि आदि में अवांछनीय हानिकारक पदार्थों का इस सीमा तक प्रवेश करना जिससे जीवों के जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी उल्टा, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? उल्टा प्रभाव पड़े तो वो होता है प्रदूषण। प्रदूषण के प्रकार है, उनके कारण क्या है? तो पहला है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, CO2, NOx, SO2, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैसें, कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग होना, ये सब क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं। और जंगलों की कटाई या आबजरी भी इसके अंदर आती है। फिर दूसरा आता है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। इसका कारण है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में विसर्जन होना, कृषि रसायनों का बहाव जल स्रोतों में होना, नलियों या सीवेज का सीधे जल स्रोतों में मिलना, ये सब भी इसके अंदर आता है। तेल रिसाव, ऑयल स्लिप और प्लास्टिक कचरा भी जल प्रदूषण का कारण बनता है। फिर तीसरा है मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना, ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिक वेस्ट, उसका जमाव करना, औद्योगिक कचरे, भारी धातुओं का रिसाव करना, वनों की अंधाधुंध कटाई और भूमि की अनुचित उपयोग करना, ये सब मृदा प्रदूषण के कारण माने जाते हैं। फिर ध्वनि प्रदूषण, अगला पॉइंट क्या है? ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। तो वाहनों, लाउड स्पीकर, मशीनों, हवाई जहाजों की तेज आवाजें, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये सब इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन आदि में क्या होते हैं? अत्यधिक ध्वनि, डीजे वीजे बजते हैं ना, इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रकाश प्रदूषण, लाइट पॉल्यूशन भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ऐसा कैसे होता है? तो अत्यधिक कृत्रिम रोशनी का उपयोग करना, शहरी में अनियंत्रित स्ट्रीट लाइट्स और विज्ञापन बोर्ड देना, इससे क्या होता है? प्रकाश का प्रदूषण होता है। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है? थोड़ा सामने कुछ बोर्ड लगा होता है तो क्रिकेट जो बल्लेबाज कर रहे होते हैं वो क्या बोलते हैं? ये थोड़ा साइड में करोगे तो हम बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि उसको क्या होता है? दिक्कत होती है उससे। हम देखते हैं जैसे कोई एड वगैरह लगते होते हैं रोड पर या कुछ लगे होते हैं तो हमें वो प्रकाश देते हैं जिसकी क्या होती है? अलग क्षमता होती है। फिर पर्यावरणीय क्षरण के प्रमुख कारण क्या है? तो पहला है जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव होना, शहरीकरण, औद्योगिकरण, भूमि जल वायु पर प्रभाव, वनों की कटाई, जैव विविधता में कमी, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक दोहन, जल, खनिज, वन और मृदा का अत्यधिक उपयोग होना। अगला है कुप्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन की कमी और पर्यावरण नीति की अनुपालना में लापरवाही करना। फिर निष्कर्ष क्या है इसका? तो पर्यावरणीय क्षरण और प्रदूषण आज अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। इसके कारण न केवल प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य और जलवायु संतुलन भी प्रभावित हो रहे हैं। अतः इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कठोर सामूहिक प्रयास, जागरूकता, तकनीकी नवाचार आदि क्या करने होंगे? कठोर पालन आवश्यक है। नेक्स्ट जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है,
पारिस्थितिकी का अर्थ और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, छोटा वाला है चाहे बड़ा वाला है, क्वेश्चन जरूर आएगा। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, जीव विज्ञान की वे शाखा जो जीवों और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें यह देखा जाता है कि जीव अपने जैविक जैसे अन्य जीवों और अजैविक जैसे जल, वायु, मृदा, तापमान घटकों के साथ कैसे संपर्क और समन्वय स्थापित करते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो पारिस्थितिकी वह अध्ययन है जो ये समझने में मदद करता है कि प्रकृति में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और उनका परिवेश किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पारिस्थितिकी की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर परस्पर निर्भरता। यानी क्या होता है, परस्पर निर्भरता। सभी जीव और अजैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्राणी उन्हें भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। पारिस्थितिकी तंत्र से सूर्य प्राप्त ऊर्जा पौधों द्वारा ग्रहण की जाती है और फिर वह विभिन्न जीवों तक श्रृंखला के रूप में पहुंचाई जाती है। फिर पोषण चक्र, तो पोषण चक्र कैसे, तो पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, जल आदि एक चक्र के रूप में पर्यावरण और जीवों के बीच घूमते रहते हैं। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। सभी घटकों का संतुलित रूप में होना आवश्यक होता है, जैसे शिकार, शिकारी संख्या की संतुलन, जैव विविधता। फिर पारिस्थितिकी विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके आवासों की विविधता को बनाए रखने में सहायक होती है। छठा पॉइंट है अनुकूलन, तो अनुकूलन कैसे, जीव अपने परिवेश के अनुसार स्वयं को डालते हैं ताकि वे वहां जीवित रह सके। 7 नंबर है पारिस्थितिकी स्तर, इकोलॉजिकल लेवल्स। पारिस्थितिकी में अध्ययन विभिन्न स्तरों पर होता है, जैसे व्यक्तिगत जीव, इंडिविजुअल, जनसंख्या, पॉपुलेशन। छठा है कम्युनिटी यानी समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। और अगला है जैव मंडल, बायोस्फीयर। जैव मंडल का मतलब क्या होता है, बायोस्फीयर अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। और निष्कर्ष निकलता है कि पारिस्थितिकी न केवल जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने का माध्यम है, बल्कि ये पृथ्वी पर जीवन के संतुलन और संरक्षण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो नेक्स्ट जो अंतिम आपका क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ, इसके प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसकी भूमिका पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने थोड़ा संक्षिप्त में देख लिया है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे थोड़ा विस्तार से। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करे। यह विकास आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण, इन तीनों पहलुओं के संतुलन पर आधारित माना जाता है। फिर सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से, पहला पॉइंट है पर्यावरणीय संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है ताकि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रहे। आर्थिक विकास, विकास ऐसा होना चाहिए जो गरीबी को कम करें और सभी के लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसर प्रदान करें। सामाजिक समानता, समाज के सभी वर्गों को विकास के लाभ समान रूप से मिले, विशेषकर वंचित और पिछड़े वर्गों को हमें क्या करना चाहिए, सम्मान मानना चाहिए। चौथा पॉइंट है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग। ऊर्जा के लिए सौर, पवन, जल और जैविक संसाधनों जैसी नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ावा देना चाहिए। फिर 5 नंबर पॉइंट क्या है, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्वच्छ तकनीकों और पर्यावरण अनुकूलन नवाचार को प्रोत्साहित करना। छठा पॉइंट है भागीदारी और उत्तरदायित्व, सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और आम जनता सभी को जिम्मेदारी पूर्वक और मिलजुल कर काम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसकी भूमिका। और आपको एक सूचना दे देता हूं कि जो इतिहास है आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का पेपर है, यानी वर्ल्ड जियोग्राफी लगती है आपके इसके, तो उसका वीडियो भी अच्छे से आपके लिए मैराथन 1 घंटे का वीडियो इसी तरह से लगा रखा है। और आपका एक लगता है पॉलिटिकल का भी वीडियो आपके लिए लगा दिया गया है, जो कि आपके इसी चैनल पर लगाए हुए, तो आप वहां से देख लें, या इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा जो कि बीए सेकेंड सेमेस्टर की। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो आपके लिए वीडियो उपलब्ध है, और कोई आपके लिए वीडियो उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लगभग सभी की बनी हुई है। कंपलसरी का आपके लिए वीडियो आएगा या पीडीएफ आएगी, तो वो भी आपको अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन आप जुड़े जरूर, व्हाट्सएप चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लिंक, टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में, और आप कमेंट में भी मिल सकते हैं सर आप में जुड़े नहीं है तो हम कैसे जुड़े या हमें पीडीएफ कैसे मिलेगी, आप कमेंट करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें सभी तक। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की भूमिका क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन 1987 में लागू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य था ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों जैसे ओडीएस के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना और धीरे धीरे समाप्त करना। क्या करना था उनको, धीरे धीरे समाप्त करना था। इसकी प्रमुख विशेषताएं, ओजोन परत की रक्षा करना, जैसे CFCs
हैलोन्स और अन्य हानिकारक गैसों को नियंत्रित करके ओजोन परत को नुकसान करने से बचाना था। दूसरा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव, यानी ओडीएस जैसे ग्रीन हाउस गैसों के रूप में भी कार्य करती है, अतः इनके नियंत्रण से जलवायु परिवर्तन पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तीसरा पॉइंट क्या है, वैश्विक सहयोग का उदाहरण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक सफल वैश्विक साझेदारी है जहां विकसित और विकासशील देशों ने मिलकर पर्यावरण सुरक्षा हेतु कार्य किया था। फिर नेक्स्ट, कानूनी बाध्यता। कानूनी बाध्यता यानी ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसमें पालन न करने का एक दंड प्रावधान है। फिर निष्कर्ष क्या है इसका, तो निष्कर्ष ये है कि सतत विकास मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखने की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो ये दर्शाता है कि यदि वैश्विक स्तर पर सही नीतियां और सहयोग हो तो पर्यावरणीय संकटों से निपटा जा सकता है। सतत विकास की दिशा में ये समझौता एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। तो ये विद्यार्थियों, प्यारो विद्यार्थियों, आपके लिए जियोग्राफी का एक बहुत ही शानदार एक मैराथन क्लास लागू की गई है जो आपके लिए 100 to 100% यानी 80 से 90% यहाँ से आपके प्रश्न कवर होंगे। बस आपको इसको याद करना अच्छे से और आपको इसकी पीडीएफ लेनी जरूर है। पीडीएफ लोगे या आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे 3-4 बार तो भी आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। लेकिन आप अपने दोस्तों को शेयर ईमानदारी से, अपने आप एक विद्यार्थी अगर 5 दोस्तों से लाइक और शेयर और कमेंट करवाता है, उसको दिखाता है, तो भी हमारा क्या होगा, उद्देश्य पूरा होगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट में बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए ताकि हमें भी पता चले कौन कौन से विद्यार्थी कमेंट करते हैं और कौन से विद्यार्थी रुचि से देखते हैं और शेयर करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपका ये जियोग्राफी का पेपर बहुत ही शानदार होगा। बाकी भी पेपर के वीडियो आपके लिए लगा रखें, लेकिन आप जो भी चाहिए आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।